नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन, जहां हम लेते हैं खबरों की पूरी खबर, दिन की सबसे बड़ी खबरें आपको बताते हैं और फिर उनको डिकोड करते हैं। तो न्यूज डिकोड में आज की सबसे पहली और बड़ी पॉलिटिकल खबर मिली दरअसल अमेरिका से, जहां पर इस वक्त राहुल गांधी हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का राहुल गांधी ने दौरा किया और एक बार फिर से कल की ही तरह अपने हमलों को जारी रखा। क्या क्या कहा है, पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए। चमकते दमकते आत्मविश्वास से भरे राहुल गांधी को देखिए। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की तस्वीरें और वीडियो लगातार पोस्ट की जा रही हैं। इनके साथ ही लिखा होता है मैन विथ ए मिशन और मोहब्बत की दुकान। तस्वीरें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं, जहां उन्होंने अपनी सांसदी जाने को लेकर अहम बयान दिया। राहुल ने अब क्या कहा, सुनिए। मैं शायद पहला इंसान हूं जिसे अवमानना की इतनी बड़ी सजा मिली, लेकिन अब मुझे लगता है कि संसद में बैठे रहने के मुकाबले अब ज्यादा मौके मिलेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की संस्थाएं खतरे में हैं। साथ ही चीन के साथ भारत के संबंधों पर राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले कुछ सालों तक भारत चीन के संबंध सामान्य संस्थाओं में पहुंचने वाले हैं। तो राहुल गांधी लगातार अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी पर प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर हमले बोल रहे हैं, लेकिन वहां उनके प्रहार में एक विरोधाभास दिखता है। आज के डिकोड में हम इसी बात को जोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि दरअसल ऐसा क्यों। राहुल गांधी ने कहा कि वो विदेशी सपोर्ट की खातिर अमेरिका नहीं आए, जो आरोप उन पर पहले लगे। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो अमेरिका में जगह जगह जाकर पीएम मोदी की नीतियों पर फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं। वो अपनी सांसदी जाने का मलाल क्यों व्यक्त कर रहे हैं और उस पर सार्वजनिक तौर पर एक राय क्यों बना रहे हैं। एक तरफ वो अप्रवासी भारतीयों, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस के मन में जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि है उसमें डेंट भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ इससे दूर भी रहते हैं। दूसरी बात, सांसदी जाने की तो उनकी सदस्यता नियमों के मुताबिक कोर्ट की सजा के बाद हुई। सरकार ने उनकी सदस्यता खत्म करने के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं किया, यानी मामला कानूनी है और उनकी सदस्यता उसी कानून के तहत रद्द की गई जिसमें संशोधन प्रस्ताव को उन्होंने ही पारित होने नहीं दिया था। और ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी देश के भीतर भी कह चुकी है और आज की तारीख में इंटरनेशनल मीडिया में इस प्रचार के बाद और पुरजोर तरीके से बता सकती। अगली खबर है दिल्ली से, जहां गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम प्रचंड की मुलाकात हुई है। कई मुद्दों पर बात हुई है, इस पर भी खबर देखिए। हाथ मिलाते और मुस्कुराते प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली पीएम प्रचंड की इन तस्वीरों को देखिए। गुरुवार को पीएम मोदी और नेपाली पीएम की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में एक बैठक हुई। बैठक में फैसला हुआ कि भारत और नेपाल के बीच प्रस्तावित रामायण सर्किट के काम में तेजी लाई जाए। इसके साथ साथ कई और मसलों पर भी बातचीत हुई। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाली पीएम प्रचंड के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और कनेक्टिविटी पर विस्तार से बातचीत होना बताया गया। I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. इसके साथ ही नेपाली पीएम प्रचंड ने प्रधानमंत्री मोदी को नेपाल आने का न्योता दिया। इसके पहले गुरुवार को पीएम प्रचंड ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें आपको, दिल्ली के बाद 3 जून को प्रचंड एक कार्यक्रम के लिए इंदौर आएंगे। इसके बाद नेपाली पीएम के महाकाल की नगरी उज्जैन जाने की भी संभावना है। तो सुना आपने नेपाल के बारे में प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हमारी पार्टनरशिप इन 9 सालों में हिट है। चलिए इसी बहाने आज नेपाल भारत की इसी पार्टनरशिप में क्या खास है, इसे डिकोड करते हैं। नेपाल भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत नेपाल के संबंध सदियों पुराने हैं। कुछ साल पहले तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। भारत में लाखों की तादाद में नेपाल के नागरिक निवास करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और घुल मिलकर लगातार हमारा हिस्सा है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट एक अलग से रेजिमेंट है जिसमें तमाम जवान आकर सेवाएं प्रदान करते हैं। जब तक नेपाल में राजशाही थी तब तक नेपाल पूरी तरह भारत में उसके प्रभाव में दिखाई पड़ता था, लेकिन जब राजशाही गई, खत्म हुई, तो नेपाल में चीन का दखल और असर बढ़ता भी दिखा।
नेपाल भारत संबंधों में टर्निंग पॉइंट 2015 के साल में दिखा, जब नेपाल के संविधान में बदलाव किया जा रहा था। भारत मधेशियों के समर्थन में था और एक तरफ अघोषित नाकाबंदी हुई, जिसमें नेपाल का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वैसे अब नेपाल की पहल और भारत के रुख के बाद आगे बढ़ने का जज्बा दोनों तरफ से दिखता है। बेहतर माहौल है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस माहौल का असर दोनों देशों की इस पार्टनरशिप पर पड़ेगा और इसी तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया कि यह पार्टनरशिप हिट है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जो आज की दो सबसे बड़ी खबरें हैं, इनमें से पहली खबर है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कुछ मशहूर हस्तियों के शामिल होने की वजह से, उसके आयोजन की वजह से आज तस्वीरें सुर्खियों में आई। कौन कौन शामिल हुआ, जरा विस्तार से इस पर एक खबर देखें। बीजेपी का अंग वस्त्र पहनते छत्तीसगढ़ की इन शख्सियतों को देखिए। गुरुवार को बीजेपी के कुनबे में छत्तीसगढ़ के कुछ नामचीन लोग जुड़ गए। पद्मश्री अनुज शर्मा, पंथी नर्तक पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले, स्वामी आत्माराम वार्ड से निर्दलीय पार्षद अमर बंसल और पूर्व IAS राजपाल त्यागी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इन सभी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से उनकी योग्यता, उनकी क्षमता का पार्टी उपयोग करेगी। चुनाव के करीब 4 महीने पहले इन शख्सियतों ने कमल खिलाने का संकल्प लिया है। सुनिए बीजेपी के नए सदस्य क्या कहते हैं। बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार का काम करता आया हूँ। इस पार्टी की विचारधारा से सहमत था, इसलिए पार्टी में मैं आया हूँ। जहाँ नया भारत का जहाँ निर्माण करना है, भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च पद पे आती है। यहाँ पार्षद से प्रधानमंत्री तक सबने भारत का निर्माण के बारे में सोचा है। इसी को प्रभावित होकर के मैं विधिवत रूप से आज किया हूँ और पूरा रात और दिन एक कर दूंगा। बीजेपी में शामिल हुए ये चारों लोग अपने अपने क्षेत्रों के बड़े नाम हैं, लेकिन प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इनके बीजेपी प्रवेश से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीवी के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे, तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो बीजेपी में कुछ नामी चेहरे शामिल हो चुके हैं। अब इनसे चुनाव में बीजेपी को कितना लाभ होगा, ये समय बताएगा। तो भले ही खारिज किया गया हो कि दरअसल ये सब तो पहले से बीजेपी के साथ दिखते रहे, लेकिन भाजपा में शामिल इन नामचीन चेहरों को लेकर दिन भर इतनी चर्चा क्यों, डिकोड करते हैं। पहली बात, 3 बार सरकार चला चुकी भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में बड़ी करारी हार देखी और इसकी जड़ में पार्टी ने पाया कि जनता ने बीजेपी को उनके पुराने चेहरों और उनकी निष्क्रियता के चलते नकारा था। कैडर बेस्ड पार्टी कहलाती है, लेकिन कार्यकर्ता खुद अपने दल के मठाधीशों से त्रस्त हो गए और इसी को चुनावी शैली में एंटी इनकम्बेंसी भी आप कहते हैं। इससे पार पाने बीजेपी नेतृत्व ने चेहरे बदलो, बड़े केंद्रीय चेहरों को एग्रेसिव प्रचार में उतारो और जीत पाओ के फॉर्मूले को अपनाया। नतीजा चंद ही महीनों बाद 2019 में जब देश के आम चुनाव हुए तो बीजेपी ने इसी प्रदेश में 11 जो तमाम नए चेहरे थे, इनमें 11 में से 9 को जिताकर सांसद बनाया। ये फॉर्मूला गुजरात विधानसभा में भी काम करता दिखा। यहां भी बार बार 40% से ज्यादा नए चेहरों को उतारे जाने की बात सामने आती रही है। यानी पार्टी यहां नए और चर्चित चेहरों पर दांव लगा सकती है, ये उसका टेस्टेड फॉर्मूला है। इसके अलावा बीजेपी का फोकस छत्तीसगढ़ियावाद की चुनौती पर भी है, जो कांग्रेस पार्टियों से लगातार देती है। पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की संस्कृति कला जगत से जुड़े ये नामचीन चेहरे जब पार्टी में आए हैं तो उन्हें चुनाव मैदान में लाकर भूपेश सरकार के छत्तीसगढ़ियावाद वाली पहचान, इसका मुकाबला करने की तैयारी पार्टी कर सकती है। ये कम से कम आज जानकार देखते पाते हैं। वैसे भी ये कहा गया कि अनुज शर्मा इसके पहले भाटापारा से अपनी दावेदारी कर चुके हैं। बारले सतनामी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो पार्टी अगर इन तमाम समीकरणों के बारे में विचार कर रही है तो इसमें कोई हैरत नहीं होना चाहिए। आज की दूसरी छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर जो प्रदेश में चर्चा में रही वो है रायगढ़ में, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुभारंभ हो चुका है और इसके साथ ही वो बहस जो पहले से छिड़ी थी आज और बढ़ गई। देखिए।
तस्वीरें रायगढ़ के राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की हैं, जो गुरुवार को शुरू हो गया। रामायण के अरण्य कांड पर केंद्रित इस महोत्सव का भव्य तरीके से शुभारंभ हुआ। इसके मंच पर कई नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। जहाँ आपकी चर्चा हो, जहाँ दया हो, जहाँ धर्म हो, जहाँ अतिथियों का संस्कार हो, जहाँ कीर्तन हो, वहाँ आपके भक्त सदैव रहते हैं। एक तरफ जहाँ राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज हुआ, तो दूसरी तरफ गुरुवार को भगवान राम के नाम को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच बयानों के तीर चले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कांग्रेस और उसके आयोजन पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी ने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा, और आज यदि वो राम के शरण में आए हैं और राम को मानने लगे हैं, तो आग्रह केवल इतना है, क्योंकि भगवान राम सभी के हैं, दिल में आस्था हो, श्रद्धा हो। राहुल जी, प्रियंका जी जैसे करते हैं, चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं, ऐसा ना हो, इतना ही मेरा कहना है। बीजेपी के सवालों का जवाब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। कुल मिलाकर राम का नाम और उस पर हो रही राजनीति किस पक्ष का कल्याण करती है, ये जनता के हाथ है। तो आज पूरे प्रदेश ने देखा भव्य मंच और जोरदार तैयारियों के साथ रायगढ़ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सत्ता पक्ष के इस आयोजन को बीजेपी बार बार चुनाव से जोड़कर देख और दिखा रही है। आज इस आयोजन के मंच पूरे कार्यक्रम और उसके मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। एक कहावत है, तू डाल डाल में पात पात। आज के दौर में सियासी घटनाक्रम ठीक उसी तरफ इशारा कर रहा है। रामायण के राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन प्रदेश में भाजपा को उसी की पिच पर पटखनी देने के लिए एक बड़ी मजबूत कड़ी है, जिसका पूरा फॉर्मेट और मैसेज इतना सशक्त है कि भाजपा इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकती। आप महसूस कर रहे होंगे असहजता से बयान आ रहे हैं। भला अयोध्या में राम मंदिर के भव्य शुभारंभ का इंतजाम करने वाली बीजेपी राज्य में राम वनगमन परिपथ और उससे जुड़े प्रतीकों, रामायण के राष्ट्रीय महोत्सव, इनके आयोजन का विरोध कैसे कर सकती? अब जरा आयोजन के सभी हिस्सों को समझें। राजनीतिक दावों और गुणगान से तर छत्तीसगढ़ के भांचा राम के ननिहाल में देश विदेश से लोग जुटे हैं। राम कथा की चहुओर चर्चा है, विविध प्रस्तुतियां हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये बात पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट राम वनगमन परिपथ के अंतर्गत आने वाले 9 स्थलों का भी इसी मंच पर भरपूर प्रचार कर उन्हें जनमानस के बीच में स्टैब्लिश कर रहे। आयोजन के दूसरे दिन देश भर के कलाकारों के बीच में रामधुन संबंधित प्रतियोगिता है। ये खुद ब खुद अपने स्टेट में जाकर इसे स्टैब्लिश करेंगे, प्रचार करेंगे। सुदूर कंबोडिया, इंडोनेशिया, यहाँ भी राम भक्ति की परंपरा है। वहाँ राम वनगमन परिपथ ये भी चर्चा में आएगा। यही सरकार चाहती है। इसके अलावा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, जैसा भी आप देख रहे थे, महाआरती, दीपदान, ये सब इस पूरे माहौल को इतना ज्यादा आगे बढ़ाते नजर आते हैं, जिसका असर नकार पाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देश के नामचीन कलाकारों का इन 3 दिनों का आयोजन का हिस्सा बनना इसे यूथ के बीच में पॉपुलर भी बना रहा है। यानी कांग्रेस ने एक आयोजन से बीजेपी को उसकी सबसे फेवरेट पिच पर मात देने का पूरा बंदोबस्त किया। भाजपा भले इसे स्वीकार न करे, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार इसका असर 24 के चुनाव में न पड़े, इसके लिए अभी से सक्रिय हो गए। चलिए, तो साफ कह सकते हैं, और जो बात हम कह रहे हैं उसका एक तर्क ये भी है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह फैसला किया है कि इसी साल दिसंबर में और अगले साल जनवरी के बीच में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री करेंगे, और 7 दिवसीय सारे देश में उत्सव की प्लानिंग भी है। आप समझें कि किस तरह का माहौल होगा 23 में भी, 24 में भी। ऐसे में इस आयोजन पर इतनी चर्चा होना बिल्कुल लाजमी। अगली खबर है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से, जहां एक हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक से कोर्ट मैरिज कर ली, जिस पर आज बड़ा बवाल हुआ। देखें। नारेबाजी, गुस्सा और प्रदर्शन, ये सारा हंगामा एक कोर्ट मैरिज को लेकर हो रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहे जाने वाले जबलपुर की, जहां हिंदुवादी संगठन के लोग एक लड़की के माँ बाप के साथ एसपी दफ्तर पहुंचे और अपने लिए इंसाफ मांगा। अब इस हंगामे की वजह भी जान लीजिए।
दरअसल अनामिका दुबे नाम की युवती ने अयाज खान से कोर्ट मैरिज कर ली, जिसका अनामिका के माता पिता विरोध कर रहे हैं। मामले का पता जैसे हिंदू संगठनों को चला तो बवाल मच गया। हिंदूवादी संगठन युवती के परिजनों को साथ लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां पर युवती के माता पिता ने मैरिज रजिस्ट्रार पर गंभीर आरोप लगाए। पहला घुसला कर वो ले गए लड़का। क्या नाम था लड़के का? अयाज खान। और हमारी लड़की का पता नहीं चला, फिर हम लोग ने ढूंढा उसको। लड़की को वो पहला फुसला के ले गए, लोग कुछ पता ही नहीं चला, मतलब जान से मारने की धमकी दी गई। कुल मिलाकर हिंदू संगठन और लड़की के परिजन इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर लड़के पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें विवाद की जड़ क्या है और विवाद में दरअसल सच्चाई कितनी, ये भी जान लें। पहली बात, लड़की हिंदू लड़का मुस्लिम, इसीलिए लड़की के घर वाले विवाद से ऐतराज कर रहे हैं। दूसरी बात, कोर्ट मैरिज हो चुकी है और इसमें नियमों के मुताबिक विवाह के 1 माह पहले मैरिज रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन देना पड़ता है और इसके बाद रजिस्ट्रार अपने और जिला कार्यालय में सूचनाओं को चस्पा कराता है कि इन 2 लोगों ने शादी के लिए आवेदन किया। अगर किसी को आपत्ति हो तो आपत्ति दर्ज करा दें। इस केस में ऐसा हुआ होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई गई ये अब तक सामने नहीं, लेकिन इसकी जानकारी लड़की के घर वालों को नहीं दी गई, ये उनका खुला आरोप। अब सवाल यहाँ ये, आगे इसमें क्या हो सकता है? पुलिस जांच में अगर लड़की अपनी मर्जी से शादी करने की बात स्वीकार करती है पुलिस के समक्ष, तो यहाँ फिर कोई मामला ही नहीं बनता। कानूनी तौर पर लड़की बालिग है, कानूनन शादी कर भी चुकी है और ये उसका अपना संवैधानिक अधिकार भी है। अब इस पूरे मामले में जिस तरह और जिस तरफ विवाद को ले जाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना हाथ इसमें किसी संगठन का या लोगों का प्रश्रय है, ये जरूर पुलिस को पता लगाना चाहिए माहौल बिगड़ने से पहले। अगली खबर भी कुछ इसी तासीर की है और मध्य प्रदेश के दमोह से जुड़ी है। छात्राओं का हिजाब वाला तस्वीर सामने आने और उस पर बवाल, यह आपने कल भी देखा था। आज मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा कि कलेक्टर इस पर जांच करें और रिपोर्ट दें। मध्य प्रदेश के दमोह से हिजाब वाली तस्वीर वायरल होने के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान ले लिया है। सीएम ने इस बाबत कलेक्टर को जांच का आदेश दिया है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। दमोह में एक तस्वीर वायरल हुई जिस पर बवाल मच गया। इस तस्वीर में हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया। ये तस्वीर एक निजी स्कूल के रिजल्ट की थी। इस पोस्टर के सामने आते ही हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शित किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जांच के लिए बोला है। इस पोस्टर के वायरल होने के बाद से सूबे की सियासत में बवाल मचा हुआ है। इंतजार अब जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का है। तो आपत्ति दर्ज कराने वालों ने 2 तरह के आरोप लगाए थे। एक, धर्मांतरण के प्रयास, जिसको कल ही पुलिस खारिज कर चुकी है। अब जिला प्रशासन को यह भी पता लगाना है कि क्या जिस तरह का ड्रेस कोड है ये मनमानी है, और अगर इसके बारे में, जैसा कल मंत्री ने कहा था कि एक स्पष्ट रूल होना चाहिए, क्या उसका उल्लंघन हुआ, ये भी पता लगाएंगे। ये सारी बातें कलेक्टर की रिपोर्ट में ही सामने आ पाएंगी। तब तक सारे विवाद के ऊपर फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBS24 और लगातार हमारे साथ में डिकोड के मंच पर आएं और खबरों को डिकोड करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।